नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, यकीन रखना कि सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी यदि मेहनत आपकी सकारात्मक होगी, मेहनत यदि आपकी एक सार्थक दिशा में होगी तो सफलता आपकी है, आपको मिलेगी। हम यहाँ पर बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं। देखिए, हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जो बड़ा टॉपिक होगा वो पीडीएफ से पढ़ेंगे, जो छोटा होगा उसे हम हाथ से पढ़ेंगे। तो छोटा टॉपिक है, हाथ से लिख कर पढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आप लोग पढ़िएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इनको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम इन्हें कहते हैं। अब बात आती है सर, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? आप मुझे बताइएगा कि सर एक भाग है, भाग 4। भाग 4 के बारे में हम बात करेंगे। राधे राधे, राधे कृष्णा। पिताजी ठीक हैं? सभी साथी आ जाएं। चलिए, बहुत शानदार। हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि आप कहेंगे सर डायरेक्टिव, आप कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोग यहां पर देखिएगा, स्टेट पॉलिसी। चलिए, बहुत बढ़िया, स्टेट पॉलिसी। उम्मीद है यहाँ आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शानदार। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या तो नहीं हो रही? बिल्कुल, यही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने डीपीएसपी लिख दिया, डीपीएसपी। ठीक है, अब बात आती है कि सर विश्व में ऐसा कौन सा देश था जिस देश के संविधान में डीपीएसपी सर्वप्रथम ऐड किए गए थे? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि विश्व में ऐसा कौन सा देश था जहां पर सर्वप्रथम डीपीएसपी शामिल थे, या ऐसे कह सकते हैं कि डीपीएसपी किस देश के मूल संविधान में थे, यानी किस देश की मूल उपज है, ये कहां से लिया गया है? हालांकि हम जानते हैं हमने कहां से लिया है, हमने तो आयरलैंड से लिया, लेकिन आयरलैंड का भी अपना नहीं है, उसने भी कहीं से लिया था। तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर ये हमने कहाँ से लिए हैं? हाँ जी, तो आप कह देंगे सर ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो आप कहेंगे सर ये हमने लिए हैं कहाँ से भैया? आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन से लिए। कहां से? स्पेन से। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर अनुच्छेद 33, 34 और 35 क्यों नहीं करा रहे? बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, पूछा भी नहीं जाता। एक 35 पूछ लेता है कि मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद में है। तो जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जब मैं आपके मैराथन्स कराऊंगा, रिविजन्स कराऊंगा, उसमें हम करेंगे। ठीक है, मैं छोटे से पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, तो आप कहेंगे सर ये जो बात है ये हमने भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी कि किस पार्ट में शामिल की है? तो आप कहेंगे सर भाग 4। और ये भाग 4 जो है, इस भाग 4 को हमने आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड से लेकर हमने किस में शामिल कर दिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में, 35 में शामिल किया था, क्योंकि 35 के बहुत सारे प्रावधान है जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये भाग 4 है, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कहां से कहां तक होंगे? आप कहेंगे सर 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। ये हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब हमने कहां से इंस्पिरेशन ली है, हम कहां से इंस्पायर्ड हुए हैं, तो हम कहां से प्रेरित हैं? कि भैया ये बताइए, भारत में जो डीपीएसपी है ये हम कहां से इंस्पायर्ड हुए हैं? तो आप कह सकते हैं सर जो हम इंस्पायर्ड हुए हैं ये हम कहां से इंस्पायर्ड हुए? चलिए बताइएगा, आप मुझे बता सकते हैं कि सर हम कहां से इंस्पायर्ड हैं? तो आप लोग कह सकते हैं सर कहां से इंस्पायर्ड हैं, तो ये हम आयरलैंड से। कहां से भैया? आयरलैंड से।
आप लोग मुझे बताएंगे सर हम कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं, देखिए आयरलैंड के भी ओरिजिनल नहीं है, आयरलैंड ने खुद अपने अपने पास नहीं लिए, तो ये आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। कहाँ से, स्पेन से। तो आप कहेंगे सर आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, स्पेन से। कहाँ से, स्पेन से। और स्पेन से भैया आयरलैंड ने लिए, आयरलैंड से किसने लिए, भारत ने लिए। किसने लिए, भारत ने लिए। क्लियर है, यहां तक आप लोग मुझे बताएं कि सर ये डीपीएसपी क्यों शामिल किए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या होगा, पर्पस क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं कि सर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है इनका पर्पस क्या है। तो आप लोग बताइएगा सर इनका पर्पस क्या हो जाएगा, कौन साथी बताएंगे, चलिए आप लोग बताइएगा सर इनका पर्पस क्या है। ठीक है, किस पर्पस से इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आप कहेंगे सर राज्य को कल्याणकारी बनाना, इनका मेन उद्देश्य क्या है कि भैया कल्याणकारी बनाना। ठीक है जी, क्या उद्देश्य हो जाएगा, तो सभी साथी यहां पर पढ़ लें कि सर इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है कि भैया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, मैं हर उस पॉइंट पर चलूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके, आज मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। ठीक है, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हालांकि मूल अधिकार में बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने क्लास में ना कराकर उनकी एक पीडीएफ दे दी थी आपको ग्रुप में। चलिए हम बात कर रहे हैं सर राज्य को कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप कह सकते हैं सर इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य है कि भैया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। ये किसका उद्देश्य है, स्थापना करना। आप कहेंगे सर क्या करना है, तो आप कहेंगे सर स्थापना करना, यानी कि यहां पर आप लोग लिख लें भैया, यहां पर आप लिख लें टू एस्टैब्लिश। आप बताइएगा सर टू एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड अ वेलफेयर स्टेट। क्या हो जाएगा भैया, एस्टैब्लिश, आप कहेंगे एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, अ वेलफेयर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वेलफेयर स्टेट। ठीक है कि भैया राज्य को कल्याणकारी बनाने की जो बात की गई थी वो कौन कौन से भाग में की गई है, आप कहेंगे सर भाग 4 में, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कल्याणकारी बनाने की बात की गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर ये आती है कि सर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है बताऊंगा कौन कौन से, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कि सर राज्य के जो कल्याणकारी बनाने की बात हो रही है वो कौन से भाग में हो रही है, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये कहां से लिए गए, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से लिए, फ्रांस से। भारत ने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने इसकी बात कर ली। मैंने कल आपको एडवांस में पीडीएफ दी थी, मुझे ईमानदारी से बता देना, ईमानदारी से बता देना किस किस ने वो पीडीएफ से नोट्स बनाए, किस किस ने वो पीडीएफ खोलकर देखी है, क्योंकि कल मैंने मौलिक कर्तव्य और ये डीपीएसपी की पीडीएफ एडवांस में दी थी, पीडीएफ 2, जो आपके एप्लीकेशन पर जहां क्लास आप देखते हैं जहां पर पीडीएफ 1 है और पीडीएफ 2 है, तो पीडीएफ 2 में ये पीडीएफ डली हुई थी। ठीक है, आप लोगों ने देखी क्या, नहीं मिली, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, चलिए ऐसा मत बोलिए नहीं मिली, डली हुई है, मैंने खुद चेक की है, आपके आने से पहले ही मैं चेक कर चुका था, मुझे पता था ये आएगा जरूर। चलिए हम बात करेंगे सर डीपीएसपी, यहां पर एक नोट मैं लिख रहा हूं, आप कहेंगे सर जो डीपीएसपी है कि जब न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, कि भैया ये बताएंगे द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है जी, नहीं कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। क्यों भैया, क्योंकि इन्हें लीगल पावर्स नहीं है, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। आप कहेंगे सर वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, लीगल पावर्स नहीं है, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है।
ठीक है जी, प्राप्त नहीं है। इसलिए मान लीजिए कि भैया किसी भी डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो क्या कोर्ट में जा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? आप कहेंगे सर क्योंकि डीपीएसपी को वैधानिक शक्तियां ही नहीं मिली हैं। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। आप कहेंगे सर डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कैन नॉट इन्फोर्स्ड। आप बता सकते हैं कि सर इनको क्यों इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता? बाय कोर्ट। ठीक है जी, बाय कोर्ट लागू नहीं कराया जा सकता। बाय कोर्ट क्यों नहीं कराया जा सकता? दे डू नॉट हैव लीगल पावर। आप कहेंगे सर दे डू नॉट हैव लीगल पावर। ठीक है जी, डू नॉट हैव लीगल पावर। ठीक है जी, इन्हें लीगल पावर नहीं मिली हुई है, इसलिए इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्लियर है चीजें? यहां पर आप लोग लिख चुके हैं सर बुक में भाग 3 है। भैया भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हैं बच्चा, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग बताएं मुझे, यहां पर आप लोग बताएं कि सर डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां ही प्राप्त नहीं हैं, इन्हें वैधानिक लीगल पावर नहीं मिली हुई है। क्या ऐसा किसी आर्टिकल में लिखा है? बिल्कुल लिखा है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्लियर है? यहां तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्लीज इसको लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया हर्षित, चलिए यहां तक आप लोग आई होप लिख चुके हैं। मैं साइड हो जाऊं जी? बिल्कुल मैं साइड हूं, बिल्कुल मैं साइड हो चुका हूं। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथंस की कि सर किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। आप कहेंगे सर केटी साहा। केटी साहा कहते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने। अब कुछ हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, डीपीएसपी से संबंधित कथन, डीपीएसपी से संबंधित, आप कहेंगे सर संबंधित कथन। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? संबंधित कथन। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आप कहेंगे सर स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीपीएसपी, स्टेटमेंट रिलेटेड, आप कहेंगे सर रिलेटेड टू डीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कथन की बात हो गई है जी। अब यहां पर एक कथन आता है जिसे हम कहते हैं सर केटी साहा ने क्या कहा था। आप कहेंगे सर केटी साहा, केटी साहा क्या कहते हैं? केटी साहा ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे क्या कहते हैं भैया? सर बीच में लिखवाते हैं इसलिए मैं पीडीएफ से नहीं लिखा, फिर जगह नहीं बची, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर केटी साह कहते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी लिख दूं। डीपीएसपी ऐसा चेक है, क्या है जी? ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार या बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। क्या किया जाता है जी? आप कहेंगे सर अदा किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, हम बात कर रहे हैं कि सर डीपीएसपी को ऐसा चेक किसने कहा था कि जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, वो कहा था केटी साहा ने। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक, यानी कि यहां पर डीपीएसपी इज अ
चेक एक ऐसा चेक है जिसे भैया किसके अनुसार अदा किया जाएगा? आप कहेंगे सर एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है कि सर डीपीएसपी इज अ चेक दैट पेज। ठीक है, आप कहेंगे सर किसके अनुसार अदा किया जाता है कि भैया किसके अनुसार अदा किया जाएगा? पेज एट बैंक कन्वेनियंस। ठीक है, एट द बैंक्स कन्वीनियंस। आप कहेंगे सर बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए किसके अनुसार अदा किया जाएगा? कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। चलिए पहले चीजें तो यहां पर आप लोग लिखिएगा, यहां पर आप लोग लिखिएगा कि सर एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी साहा ने कहा था। दूसरी चीज आती है कि सर ये स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया कि भैया मैं 4-5 स्टेटमेंट आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे कि केटी साहा ने क्या कहा था। अब एक स्टेटमेंट और हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहेंगे सर जी ऑस्टिन, कि सर जी ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया था? जी ऑस्टिन ने क्या कहा था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को? या कभी कभी ऐसे आता है कि सर डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात कर रहे हैं सर यहां बात हो रही है जी ऑस्टिन की कि सर इन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा? डीपीएसपी। तो आप कहेंगे सर डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आप कहेंगे सर डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा है जी? आत्मा। ठीक है, आत्मा कहा। बहुत बढ़िया। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया डीपीएसपी क्या है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहेंगे सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था डीपीएसपी को? तो आप लोग बताइएगा सर डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जी ऑस्टिन थे। जी ऑस्टिन के बारे में मैं बात करूंगा। इन्होंने एक बुक लिखी है, इस बुक का नाम क्या है? आप कहेंगे सर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखी इन्होंने बुक? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये क्वेश्चन और बन सकता है कि जी ऑस्टिन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बात आती है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हमने बात कर ली है। एक मेरी बहन बहुत नाराज है और वो कह रही है कि सर एक डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज बताएं। अगर आप ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज ना लिखकर केवल अपना डाउट पूछ लेती तो शायद मैं पढ़ पाता। इनका डाउट बताओ क्या है भाई। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। और जी ऑस्टिन ने भैया एक किताब लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इस बात का वर्णन है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जी ऑस्टिन ने एक शब्दावली और लिखी है जिसे कहा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यह स्टेटमेंट भी जी ऑस्टिन का है। और कौन सी किताब में है? यह लिखा है भैया किसमें? यह लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे सर इस बुक के लिए भारत सरकार के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्या दिया है जी? भारत सरकार ने 2011 में कौन सा पुरस्कार दिया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया, पद्म विभूषण दिया, क्या दिया है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी जल्दी जल्दी से बताएंगे भैया, शानदार। 2011 में जी ऑस्टिन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए जल्दी से बता दीजिए भैया, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी क्वेश्चन आया, बच्ची पूछ रही थी कुछ डाउट। 2011 में जी ऑस्टिन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है?
चलिए बहुत शानदार। हाँ जी, चलिए भैया देखिए, एक बच्ची थोड़ी सी नाराज है, कह रही है कि वो मैं कब से पूछ रही हूँ। एक तो पहली बात यह है कि उनके पूछने का तरीका गलत है, लहजा गलत है। ठीक है, ऐसा थोड़ी आपने टीचर को जो है 500 रुपये में या 600 रुपये में खरीद लिया। इस भाषा का आप प्रयोग करते होंगे, आप घर में भी अपने भाई के लिए, अपने पिताजी के लिए इसी भाषा का प्रयोग करती होंगी, जैसे आप अभी कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सम्मान के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत प्यार के साथ आपको पढ़ाता हूँ। हर चीज़ आपके लिए मैं वो करने का प्रयास करता हूँ जो आपके लिए अच्छा होता है। तो मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी सम्मान करें, आप लोग भी भले ही भैया गुरु माने ना माने, कम से कम इतना तो रखें कि भाई आपके लिए अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो वो थोड़ा सा सम्मान का हकदार तो बनता है। ठीक है, थोड़ा सा सम्मान का हकदार तो बनता है। ऐसा थोड़ी कि आपने मुझे 700 रुपये दिए और खरीद लिया है। थोड़ी मर्यादित भाषा का प्रयोग अगर बहन आप करती, मैं आपको बहन बहन कर रहा हूं हैं, तो मुझे लगता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, बाकी आपका अधिकार है, अनुच्छेद 19 आपको मिला हुआ है, आप भरपूर उसका प्रयोग कर रही हैं। आप कुछ भी बोल सकती हैं, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संवैधानिक दायरा होना चाहिए, आप कुछ भी बोल सकती हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहां पर बात कर ली थी, मैंने पूछा था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लें। मैं तो क्या, मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, हाथ से लिख कर पढ़ा रहा हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, मेरी बहन है, ये भी थोड़ा नाराज जरूर हो सकती है, लेकिन ये भी मेरी प्यारी बहन है, हो सकता है नाराजगी में इसने कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा था कि सर डीपीएसपी, इनका पूरा नाम है ग्रेवलिन ऑस्टिन, आप इन्हें कह सकते हैं ग्रेवलिन, आप कहेंगे सर ग्रेवलिन ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन। चलिए अब हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो आप कहेंगे सर उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, कौन सा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब बात आती है सर जी ऑस्टिन हमने पढ़ लिया, एक और है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप कहेंगे सर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर, आप कहेंगे सर अम्बेडकर साहब। चलिए अम्बेडकर साहब के बारे में बात करते हैं, अंबेडकर के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें हम किस रूप में जानेंगे, तो आप कहेंगे सर इन्होंने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा, डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। क्या कहा है जी, आप कहेंगे सर संविधान की अनोखी विशेषता कहा। ठीक है, अनोखी विशेषता, चलिए अनोखी विशेषता कहा, बहुत बढ़िया, विशेषता कहा। यानी कि अनोखी विशेषता का मतलब क्या है, यूनिक फीचर, आप कह सकते हैं सर क्या कहा गया है, तो भैया डीपीएसपी को अनोखी विशेषता, बाकी तो आप लोग लिख ही लेंगे, तो मैं यहाँ पर अनोखी विशेषता यूनिक फीचर की बात कर देता हूँ कि सर यूनिक फीचर किसे कहा गया। आप कहेंगे सर यूनिक फीचर
किसे कहा और किसने कहा है? तो यूनिक फीचर आप लोग मुझे बताएंगे सर, यूनिक फीचर किसके द्वारा कहा गया है? यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहने वाले कानूनविद का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब है। क्या है? अभी तो मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं, केवल इंपोर्टेंट जो आर्टिकल्स तो अभी स्टार्ट भी नहीं किए, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। एक केसी व्हीलर हैं, आप कहेंगे सर केसी व्हीलर, आप यहां पर लिख सकते हैं केसी व्हीलर। केसी व्हीलर के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, कि इन्होंने क्या कहा था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। आप कहेंगे सर आकांक्षाओं, आप बताइएगा सर आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। क्या है जी? आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। चलिए बहुत बढ़िया, का आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, चलिए बहुत बढ़िया, घोषणा पत्र। यहां पर हम लोग बात करते हैं ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो केसी व्हीलर ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? इन्होंने कहा कि डीपीएसपी इज अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स। ठीक है, यहां पर आप कहेंगे सर डीपीएसपी इज अ मैनिफेस्टो। क्या है जी? आप कहेंगे सर मैनिफेस्टो। ठीक है, क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे सर मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स। ठीक है जी, ऑफ गोल्स एंड किसका? आकांक्षाओं का। ठीक है, गोल्स एंड एस्पिरेशन। ठीक है जी, आप लोग यहां पर एस्पिरेशन। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये सारे फैक्ट आप लोगों ने लिख लेने हैं कि सर केटी शाह ने क्या कहा, अंबेडकर साहब ने क्या कहा। सर इंग्लिश में भी लिखो, और मैं क्या लिख रहा हूं भैया? अच्छा इसको भी लिखूं क्या? तो अंबेडकर साहब के बारे में लिखूं क्या कि अंबेडकर, B.R. अंबेडकर डीपीएसपी कॉल्ड अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, आपको इतना भी अगर लिखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आप लोग थोड़ा सा और कठिन मेहनत कीजिए। ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था डीपीएसपी को? जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। अब बात ये आ गई कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमें पता है। एक भैया और कानूनविद थे जोधपुर के, जिनका नाम था लक्ष्मीमल सिंधवी, LM सिंधवी। ये कहते हैं कि संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के जीवनदायी प्रावधान हैं। ठीक है, एक और है जिन्हें हम कहते हैं लक्ष्मीमल सिंधवी, LM सिंधवी। ठीक है जी, LM सिंधवी। इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर LM सिंधवी लिख सकते हैं कि सर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी क्या है? इन्होंने कहा था कि सर जो डीपीएसपी है ना वो क्या है? अभी तो मैंने चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछे गए मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है, हम बात करेंगे सर डीपीएसपी क्या है? तो संविधान का जीवनदायी प्रावधान है। डीपीएसपी संविधान का क्या है भैया? आप कहेंगे डीपीएसपी संविधान का जीवनदायी प्रावधान है। जीवनदायी प्रावधान है। चलिए क्या है? जीवनदायी प्रावधान है। यानी कि डीपीएसपी इज, आप क्या बताएंगे? डीपीएसपी इज क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर डीपीएसपी इज अ लाइफ गिविंग प्रोविजंस। डीपीएसपी इज अ लाइफ गिविंग प्रोविजन। ठीक है जी, प्रोविजन, कि ऐसा प्रोविजन है। क्या है जी? ऐसा प्रोविजन है, प्रोविजंस ऑफ किसका? ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, किसका? संविधान का, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, हालांकि अभी आप लोग इसको लिख रहे होंगे कि सर किसने कहा था कि संविधान का जीवनदायी प्रावधान है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत? ये कहा था जी किसने? एल.एम. सिंघवी ने कहा था। के.सी. व्हीलर ने क्या कहा था? अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक लास्ट स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं, टी.टी. कृष्णाचारी ने क्या कहा था? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। टी.टी. कृष्णाचारी ने क्या कहा, या कृष्णाचारी ने क्या कहा? टी.टी. कृष्णाचारी, इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी वास्तविक कूड़ादान है। क्या है जी? भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। डीपीएसपी, इसे क्या कहा था? डीपीएसपी भावनाओं का, इमोशंस, भावनाओं का क्या बताया? भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान। आप कहेंगे सर वास्तविक कूड़ादान। ठीक है जी, क्या बताया? वास्तविक कूड़ादान। वास्तविक कूड़ादान आप कह सकते हैं सर, क्या बताया था? वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान। वास्तविक कूड़ादान कह सकते हैं, या इसे भैया आप लिख सकते हैं वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। क्या कहा था? सच्चा कूड़ादान कहा, कूड़ादान है। ठीक है जी, किसने कहा था ऐसा? डीपीएसपी इज, आप कह सकते हैं डीपीएसपी इज अ रियल, आप कहेंगे सर डीपीएसपी इज अ रियल डस्टबिन, रियल डस्टबिन। ठीक है जी, डस्टबिन। सच्चा कूड़ादान या रियल कूड़ादान एक ही बात है, तो आप कहेंगे सर डीपीएसपी इज अ रियल डस्टबिन ऑफ इमोशन, डस्टबिन ऑफ इमोशन। तो इमोशन भी आप लोगों को लिखना है, इमोशंस, कि भैया वास्तविक कूड़ादान है भावनाओं का। ऐसा किसने कहा था? टी.टी. कृष्णाचारी ने। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख लीजिए कि सर इसे वास्तविक यानी कि रियल डस्टबिन ऑफ इमोशन किसने कहा था? सच्चा कूड़ादान, रियल कूड़ादान या रियल डस्टबिन या ट्रू डस्टबिन एक ही बात है, तो यहां पर ही से काम चल जाएगा। आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण थे कि किस किसने क्या क्या कहा था। आप कहेंगे सर डीपीएसपी ने कहा था, सॉरी यहां पर आप पढ़ेंगे टी.टी. कृष्णाचारी ने कहा कि डीपीएसपी भावनाओं का कूड़ादान है, सच्चा कूड़ादान है। लक्ष्मण सिद्धवी ने कहा था डीपीएसपी संविधान का जीवनदायी प्रावधान है, जबकि के.सी. व्हीलर ने कहा था कि यह लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। यह वही के.सी. व्हीलर है जिसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था, क्यूसी फेडरल कहा था। इसने भारतीय संविधान को, चाहो तो यहां लिख लेना, मैं बोल देता हूं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो पहले लिखें कि सर के.सी. व्हीलर ने क्या कहा था? के.सी. व्हीलर कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्यूसी फेडरल। क्या कहा? क्यूसी फेडरल। हिंदी वाले बच्चे लिखें कि के.सी. व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। क्या कहा था? अर्धसंघीय कहा था। अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी। हाँ जी, चलिए फिलहाल तो हम ये पढ़ रहे हैं, अभी आपको यही पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, यही पढ़ना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, बिल्कुल सोनम जी, धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, सिद्ध कसाना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। देखो भी बच्चों के सवाल बता दिया करो, बच्चे पूछा करें तो। अब जैसे इन्होंने कुछ पूछा होगा अनुज ने। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हम सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सर एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखने की आवश्यकता है कि जब भी संसद कानून बनाएगी तो कानून बनाते समय डीपीएसपी को ही ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी नए कानून बनाए जाएंगे तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। क्या होने चाहिए? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे ही मजा लेते रहो भैया पढ़ने का। चलिए, अब बात करते हैं सर, एक नोट है और उस नोट को आप लोग जरूर लिखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ये प्रश्न भी, आप लोगों से पूछा जा सकता है।
यहां पर एक नोट डाल रहा हूं मैं कि संसद को कानून बनाते समय डीपीएसपी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। या किसी के द्वारा, राज्य अगर कानून बना रहा है तो राज्य को ध्यान में रखना चाहिए। संसद कानून बना रही है, लॉज कानून, लॉज बनाते समय क्या करना चाहिए, बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जब भी संसद कानून बनाए तो ऐसे कानून बनाए जिससे डीपीएसपी का उल्लंघन ना हो या डीपीएसपी का ब्रेक ना हो पाए, ठीक है। चलिए अब हम आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। अब हम एक एक आर्टिकल पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि आर्टिकल है 36। कौन साथी बताएंगे आर्टिकल 36 में क्या है? याद करो जब मैंने अनुच्छेद 12 बताया था, तो मैंने वहां पर एक चर्चा की थी कि सर अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, इन तीनों ही आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग बात करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? चलिए ये हम सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर यहां पर राज्य की परिभाषा है, क्या है? राज्य की परिभाषा। और मुझे लगता है कि द्वारा से परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि मैं द्वारा से पूरा एक्सप्लेन करूं, तो आप समझ ही गए होंगे भैया। यहां पर डेफिनेशन, आप कहेंगे सर किसकी डेफिनेशन की बात हो रही है? आप मुझे बताइए डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है जी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और मैंने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा कैसे बनती है, तो आपने बताया, आपने पढ़ा ना कि सर भारत सरकार होगी, संसद होगी, राज्य सरकार होगी, राज्य विधानमंडल होंगे, स्थानीय निकाय होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 37 में। आर्टिकल 37 क्या कहता है? 37 में क्या लिखा है? कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 37 में लिखा है? 37 कहता है कि भैया कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ये डिबेटेबल नहीं है। तो डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल पावर, या वाद योग्य नहीं है, डिबेटेबल नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ना है आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है या किसी भी प्रकार से डीपीएसपी के उल्लंघन पर किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर है? आप कहेंगे सर डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, ठीक है जी, लागू नहीं होंगे, ठीक है, नहीं कराया जा सकता। आप कहेंगे सर लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता है। चलिए नहीं कराया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं कराया जा सकता है। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। वाद का मतलब है इनको लेकर डिबेट नहीं की जा सकती, वाद योग्य नहीं है, लीगल पावर इनको नहीं दी हुई है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है जी। ये क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। यहां तक हम लोग बात करेंगे कि सर वाद योग्य नहीं है। चलिए यहां पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। आप कहेंगे सर कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ठीक है।
आप कहेंगे सर दिस इज नॉट डिबेटेबल, दिस इज नॉट डिबेटेबल, कि भैया इनको लेकर डिबेट ही नहीं की जा सकती है कहीं भी, डिबेटेबल। ठीक है, इनको लेकर क्या नहीं की जा सकती है, आप कहेंगे सर इनको लेकर डिबेट ही नहीं की जा सकती। क्या यहां तक आपने लिख लिया? चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया सर, पहले बता दिया करो हम कहाँ नोट करें, कहाँ नोट करें भैया, मैं तो स्टार्टिंग से ही नोट करवा रहा हूं। अच्छा, पीडीएफ से अगर पहले नोट बना लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं, ओके मैं समझ गया। आप कह रहे हैं सर जो एडवांस में पीडीएफ दिए उससे हम नोट्स बनाते हैं तो हम और कहाँ लिखें, तो आप ये ध्यान रखा करो कि थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा करो, कि जो मैं एक्स्ट्रा चीजें यहां पर लिखवाऊं उनको आप उसमें ऐड कर दो, उसमें आप ऐड कर दो। हाँ दिखाना भाई क्या था इनका कमेंट। डीपीएसपी ब्रिटेन से लिया गया है या कनाडा से? बहुत तेज घूंसा मारूंगा, बहुत तेज घूंसा मारूंगा तुम्हारे हैं। ये मैंने क्या लिखा है, डीपीएसपी कहां से लिया गया? ध्यान कहां है आपका, ध्यान कहां है भैया, ये बताइए। ये क्या लिखा है मैंने यहां पर, मैंने ब्रिटेन लिखा है क्या? फिर आप कमेंट करते हो कि सर आपने ब्रिटेन लिखा हुआ था, यहां पर आप ब्रिटेन पढ़ रहे हो, मैंने यहां क्या लिखा है, आयरलैंड लिखा है। बेटा दिमाग खोल लो, दिमाग खोलकर पढ़ो, ठीक है। ब्रिटेन लिखा है, कहां लिखा है ब्रिटेन? आयरलैंड लिखा हुआ है, और आयरलैंड ने कहां से लिए हैं? स्पेन से लिए हैं। हैं, ये तेज घूसा पड़ेगा नाक पे, एक घूसा मार लो अपनी नाक पे, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था ना वो एक घूसा मार लो। अच्छा, अंकित कह रहे हैं सर डीपीएसपी क्या है? बिल्कुल, डीपीएसपी ऐसे सिद्धांत हैं जिससे राज्य को कल्याणकारी बनाया जाएगा। कुछ उसमें बेहतरीन चीजें दी हुई हैं, जैसे कि अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, कि प्रत्येक व्यक्ति को, राज्य का यह कर्तव्य है, द स्टेट हैज ड्यूटी, ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को वो इंश्योर करे। तो आप कहेंगे इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल। हर व्यक्ति को राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय दे, ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 38 में। तो हर आर्टिकल में अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जिससे राज्य को कल्याणकारी बनाया जाएगा। ठीक है भैया, डीपीएसपी के फायदे भी बताएंगे अभी, तो ये तो लिख लो आप। चलिए यहां तक आपने लिख लिया। आप कहेंगे सर अब मान लो कि किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हुआ तो क्या कोर्ट चले जाएंगे? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया किसी भी, जैसे 36 से लेकर 51 तक किसी आर्टिकल का उल्लंघन होता है तो क्या कोर्ट जाया जा सकता है? आप कहेंगे सर कोर्ट नहीं जा सकते। आप क्या कहेंगे? आप कोर्ट नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए भैया किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, कि वो यूट्यूबर है या नहीं है उनके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना। मैं तो भैया एक अध्यापक हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं माय डियर, बस मुझे यहीं से मतलब है। चलिए एक आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 38, अनुच्छेद इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। ठीक है जी, आप कहेंगे सर राज्य का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलवा सके या न्याय सुनिश्चित करे। क्या करे भैया? सुनिश्चित। आप कहेंगे सर सुनिश्चित करे, सुनिश्चित करे। क्लियर है? सुनिश्चित करे। इट इज ड्यूटी, आप कह सकते हैं सर इंग्लिश वाले बच्चे, इट इज द ड्यूटी ऑफ
स्टेट। अब भैया क्या ड्यूटी है उसकी, आप कहेंगे ये ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, तो आप कहेंगे सर स्टेट टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने का है भैया, आप कहेंगे सर टू इंश्योर, किसको, आप कहेंगे सर इंश्योर सोशल, सोशल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड पॉलिटिकल, आप कहेंगे सर पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है जी, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है जी, पॉलिटिकल जस्टिस टू द ऑल पीपल, ठीक है जी, आप कहेंगे सर टू द ऑल पीपल, ठीक है, ऑल पीपल, सभी लोगों को आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सभी लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय मिलना चाहिए, यह प्रावधान अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर हग डे कैसे मनाएं, मनाने वाली तो दिल्ली पुलिस की वर्दी मिलेगी तब आएगी, इतना दिमाग अगर पढ़ने में लग जाता, इतना दिमाग अगर पढ़ाने में लगा लेता तो तेरी भी वर्दी हो जाती भाई, वर्दी हो जाती दोस्त, ठीक है, तो अपनी मेहनत करो ना, अपनी मेहनत करो, वर्दी फिर मिल जाएगी तो कर लेना, ठीक है, लेकिन भैया ध्यान तो कहाँ लगा हुआ है, हगडे में, पगडे में दिमाग लगा हुआ है और पढ़ रहे हैं यहां पर। इनको आप लोग देखें, इनको आप लोग देखें, कुछ लाइन थी, कुछ लाइन है, मैं सुनाता हूं आप लोगों को, अगर अच्छी लगे, दिल तक पहुंचे तो बताना। एक लेखक है सौरभ खंडेलवाल, सौरभ खंडेलवाल की कुछ पंक्तियां हैं, और वो पंक्तियां क्या हैं, बिल्कुल भैया इसी चीज से तो हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि पिता के हाथों की सलवटें देखी हैं मैंने, खंडेलवाल साहब की बहुत प्यारी लाइन है कि पिता के हाथों की सरवटें देखी है मैंने, उनके कंधों पर पड़े निशान देखे हैं मैंने, पिता को संघर्ष, पिता को संघर्ष सहते देखा है मैंने, मेरे लिए दुनिया से लड़ते देखा है मैंने, पिता की आंखों में उम्मीद देखी है मैंने, बुढ़ापे में सुकून की चाह देखी है मैंने, माँ को ताने सहते देखा है मैंने, और अपनों के बीच ही पराया होते देखा है मैंने, खुद की इच्छाओं को मारते देखा है मैंने, मेरे लिए कौड़ी कौड़ी जमा करते देखा है मैंने, माँ की आंखों में आंसू देखे हैं मैंने, उन आंखों में उम्मीद की किरण देखी है मैंने, कहता है जमाना सब कुछ भूल जाऊं मैं, कहता है जमाना सब कुछ भूल जाऊं मैं, बस अपनी मस्ती में मस्त हो जाऊं मैं, अरे ऐसे कैसे मतलबी हो जाऊं मैं, पहले उनका बेटा तो हो जाऊं मैं, इस कर्ज को यूं ही भुला नहीं सकता मैं, अभी फर्ज निभाना है, आखिर अभी कैसे हार जाऊं मैं, आखिर अभी कैसे हार जाऊं मैं, अपने पिता की सरवटों को, हाथों की सरवटों को देखा है मैंने। अगर इन लाइनों को आपने दिल से फील कर लिया ना, तो आप दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, कोई ताकत नहीं है जो इन चीजों को रोक दे, आपका सिलेक्शन रोक दे। बस इन लाइनों को थोड़ा सा दिल पे ले लेना, यकीन मानना सफलता आपकी निश्चित है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।